अब जो मेडुला होता है ना, उधर हाइपर ऑस्मोलैलिटी होती है, हाइपर ऑस्मोलैलिटी, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन होती है, तो बॉडी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स जो हैं वो चले जाएं, यूरिन में जाके ड्रेन हो जाएं। तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलैलिटी होती है, और इसको मेंटेन करने के लिए फिनोमेना होता है जो बाद में मैं डिस्कस करूँगी। ये फिनोमेना इसलिए होता है ताकि यूरिन को कंसंट्रेट किया जाए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिक्वायर होती है। अब यहाँ मेडुला में क्योंकि वाज़ा रेक्टा होता है, तो वाज़ा रेक्टा में ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, इसीलिए टू मेंटेन द हाइपर ऑस्मोलर सेटअप, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स जो हैं वो चले जाएं यूरिन में और लॉस हो जाएं, तो यहाँ पे इसीलिए प्रेजेंट होता है मेडुला में वाज़ा रेक्टा। और इधर ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ही कम होता है, in order to maintain the hyper osmolality, ताकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स ना चले जाएं यूरिन में। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि पर मिनट में कितनी यूरिन बनेगी, तो और इसका कार्डियक आउटपुट के साथ क्या लिंक है। सो कार्डियक आउटपुट, जिसको मैं CO लिख रही हूँ, is equals to HR, that is the heart rate, into the stroke volume, so cardiac output is equals to heart rate, that is 72 beats per minute, और stroke volume है जो लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है, तो वो है 70 ml। अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 5000 ml पर मिनट, जो इक्वल होता है 5 लीटर पर मिनट के इन द रेस्टिंग पर्सन। अब जो ये टोटल है 5 लीटर, तो पूरे 5 लीटर में से किडनी के पास कितना ब्लड आता है, वो है 20 to 25%। ये जाता है रीनल सिस्टम के पास, मतलब कि इसका 5 लीटर का फिर 20 to 25% कितना बनेगा, 1%। तो ये 1% हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1000 ml पर मिनट के। अब ये जो सारा ब्लड होगा, ब्लड में सेल्स भी होते हैं और प्लाज्मा भी होता है, और ब्लड सेल्स कितने होते हैं 40%, प्लाज्मा बाकी होगा जो बनेगा 400 ml, और इधर रह जाएगा तो होगा 600 ml। अब ब्लड तो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है, वो एज इट इज़ रहेगा 400 ml। अब और जो ब्लड होता है वो फिल्टर तो नहीं होता, मतलब वो वैसा ही रहता है, तो इसलिए 400 हो जाएगा। लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो पास करेगा ग्लोमेरुलाई से, तो वो फिल्टर हो जाएगा। 20% होता है इसका जो कि फिल्टर हो जाता है। अब इसका 20% कितना बनेगा, दैट इज़ 120 ml। 600 ml का 20% होगा 120 ml, जो कि फिल्टर होगा। अब इसकी कुछ यहाँ पे जाके कुछ ये एब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होना होता है इसने। तो पहले ये कहाँ पे, ये सारा जाएगा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में, और उधर ही जाके ये रीअब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले नेफ्रॉन में आता है PCT, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे कितने % अब्जॉर्ब हो जाएगा, 65%। यहाँ पे जाके ना इसने अब्जॉर्ब हो जाना है, मतलब इसने फिल्टर कर देना है ब्लड, यहाँ पे आके इतना फिल्टर हो जाएगा। अब 65% ऑफ द सॉल्यूट्स यहाँ पे आके इसके अब्जॉर्ब हो जाने हैं PCT में, और अब ये चला जाएगा इनटू डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उधर यहाँ पे आएगा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। यहाँ कितने % इसकी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी,
मतलब सोल्यूट्स कितने से चले जाएंगे, दैट इज़ 10 to 15%, ये और कम हो जाएगा। अब इसने जाना है इनटू असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि ये वाली जो एरिया होता है ना, ये वाटर टाइट होता है, तो यहाँ कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती इस एरिया में। तो यही वाला जितना इतना परसेंट था यही ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर क्या होता है, ये चला जाता है किसके पास, इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे भी 15 ml रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके सोल्यूट्स। अब जब ये सारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो 120 ml से सिर्फ रह जाता है 5 ml। अब जो लास्ट पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, उसमें कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। वहाँ जाके दो हार्मोन्स ने एक्ट करना होता है, वो होते हैं ADH एंड एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वाटर और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को लॉस करता है, जबकि ADH वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से कराता है। तो यहाँ पे भी तकरीबन 2 to 3 ml रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो बाकी कितना रह गया, सिर्फ 1 ml। तो पर मिनट इन अ हेल्दी पर्सन सिर्फ 1 ml ऑफ यूरिन इज़ फॉर्म्ड। अब हमने अगर पर डे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ और कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी।